हेलो एवरीवन, विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं शरण्या खांडा, यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस की फैकल्टी हूँ मैं। तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कुछ एनालिसिस करेंगे एंड उसकी सोर्स कहाँ है, कौन कौन सी जगह से आपको पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि ये क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree। इसमें फिग है, महुआ है, सैंडलवुड है एंड सिल्क कॉटन है। तो अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है इसके हमें सोर्स कैसे पता चलेगा। क्या ये रैंडम सोर्स है, क्या ये न्यूज़ पे कभी आया था, क्या ये पीआईबी के आर्टिकल पे आया था, या फिर जस्ट बेसिक नॉलेज ऐसे ही पूछ लिया। बट नो, दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल इन एनसीईआरटी। तो इसे देखिए, एनसीईआरटी की एक मैं कट आउट दिखा रही हूँ जहाँ पे मेंशन्ड है चैप्टर नंबर 13 में कि फिग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वस्प। मतलब क्या है कि ये जो वस्प है ये मतलब जो वो योलो मधुमक्खियाँ होती हैं या फिर बिरनी कहते हैं, तो उसकी जो है स्पीसीज सिर्फ वही हमारे फिग की पॉलिनेशन करा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं करा सकता। एंड अगर वह स्पीसीज ख़त्म हो जाए तो ये फिग स्पीसीज भी कम हो जाएगा। दिस इज़ अ रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप के बारे में एनसीईआरटी में डेडिकेटेडली कुछ पेजेस मेंशन्ड है जो आपको पढ़ना होगा। तो सी, कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि ये कंप्लीटली रैंडम हो सकता है, बट ये रैंडम होते नहीं हैं। तो इस तरीके से और भी एनसीईआरटी से दिया गया क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो था एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड एनसीईआरटी क्लास 11 एंड क्लास 12 इसके जो चैप्टर यूपीएससी के सिलेबस पे मेंशन्ड है वो सारे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस है इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। जैसे ये क्वेश्चन था, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मार्सुपियल्स कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर। क्या मार्सुपियल्स क्या होते हैं, मार्सुपियल्स कहाँ पे मिलते हैं, और मार्सुपियल की जो इवोल्यूशन हुई है वो किस तरीके से हुई है, इसके बारे में हमें कहाँ पता चलेगा। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 7 पे मार्सुपियल रेडिएशन करके एक डिटेल्ड में इवोल्यूशन का पार्ट दिया हुआ है जो आपको एक बार पढ़ना था। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है ये स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। तो मार्सुपियल्स जो है वो ओनली ऑस्ट्रेलिया पे मिलते हैं, इंडिया में तो नहीं मिलते। जो पाउच्ड एनिमल्स कहते हैं जैसे कैंगरू है, जैसे तास्मानियन उल्फ है, ये सारे पाउच्ड एनिमल होते हैं या फिर मार्सुपियल्स कहा जाता है। और मार्सुपियल की इवोल्यूशन इसीलिए हुई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे बड़े प्रेडेटर्स नहीं है। बड़े प्रेडेटर्स ना होने की वजह से, एंड आई होप आप लोगों को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड है उसे डाउन्स कहा जाता है। ये एक बड़े साइबेरिया की तरह नहीं, बट स्टिल बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, और मार्सुपियल्स की जो इवोल्यूशन हुई है उसी ग्रासलैंड पे हुई है। एंड बिकॉज ऑफ कोई प्रेडेटर नहीं है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में किसी और जगह मार्सुपियल्स नहीं मिलता है। सॉरी। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट था, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ये जो स्टेटमेंट था पूछा गया था इवोल्यूशन के चैप्टर से। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Some mushrooms have medicinal properties. Some mushroom have psychoactive properties. Some mushroom has insecticidal properties, and some mushroom have bioluminescence properties.
तो मतलब कुछ मशरूम के मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कुछ के साइको एक्टिव प्रॉपर्टी है, कुछ के इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है एंड कुछ के बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीन करेक्ट है या फिर चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना था। तो कुछ मशरूम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो है, एंटीबायोटिक्स बनते तो हैं। पेनिसिलिन से बनी थी फर्स्ट टाइम। तो पेनिसिलिन क्या था? ये मोल्ड था, मशरूम ही है एक टाइप का। तो मशरूम यहाँ पे एक कॉमन टर्म की तरह यूज़ किया गया है। साइको एक्टिव ड्रग, यस, LSD, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इंसेक्टिसाइडल भी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ एंटी फंगल्स भी होते हैं, कुछ में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है, तभी वो एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होती है। एंड बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी भी है। कहाँ पे था लिखा? किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई की जो चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, इसमें डिटेल्स में मेंशन किया गया था कि क्या क्या हो सकता है। जैसे पेनिसिलियम की बात की गई है, पाक्सिनिया ये जो है हमारी डिजीज़ फॉर्मिंग एक प्रॉपर्टी होती है। कुछ कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना था? फंगस की चैप्टर पढ़ना था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम NCERT. दिस इज फ्रॉम NCERT क्लास 11. ओके, नेक्स्ट ये है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Some organisms can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Some organisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। कुछ है कि फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा कम टेम्परेचर में रह सकते हैं, एंड कुछ है कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पे रहते हैं जहाँ पे pH जो है वो 3 से भी कम है। अब इसमें आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में बताना था कि एक गलत है, दो एक सही है, दो सही है, तीन सही है। कैसे पता चलेगा? NCERT क्लास 11 चैप्टर 2 आर्कीबैक्टीरिया, ये जो पार्ट दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब टेम्परेचर जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया मतलब pH लेवल बहुत कम है, एसिडिक लेवल पे, एसिडिक कंडीशन में है, एंड मीथानोजेंस है। तो ये जो भी आप डिटेल्स में अगर पढ़ते तो इसमें मेंशन था कि इस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब इतना तो पता चल रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। बट हाँ, प्रॉब्लम हमारी ये है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के लिए हम NCERT को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और ये सारे स्टैटिक पार्ट की क्वेश्चन है। ये एक भी क्वेश्चंस रैंडमली पूछे नहीं गए हैं, तो इसका भी सोर्स NCERT ही था। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग: एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिडंडेंट्स, lubricants. In making how many of the above hydrofluorocarbons used? Only 1, 2, 3 and all 4. क्या हो सकता है? कहाँ से लिया गया है? NCERT चैप्टर 16 क्लास 12। यहाँ पे ओजोन होल या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में जहाँ पे कहा गया है, वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, या फिर एटलीस्ट क्लास 11 में जो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल रिलेटेड चैप्टर है,
ये दोनों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़े तो प्रीलिम्स में आंसर को क्रैक करने में दिक्कत है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन in which alternate wetting and drying of rice field is practiced, result in reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption। इनमें से कौन कौन से सही है? ओके तो अब ये जो क्वेश्चन था ये कहाँ से क्या पूछा गया था? दिस इज एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2। तो ये जो क्वेश्चन है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो 11-12 के एनसीईआरटी से तो आ ही रहे हैं। इन सम एक्सटेंट क्लास 9 के एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं। क्लास 9-10 के एनसीईआरटी जो बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी कहा जाता है तो वहाँ पे ये मेंशन था। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो प्रोसेस है चावल या फिर पैडी सो करने का, उसमें ये डिटेल में मेंशन था। तो हालांकि क्लास 9-10 की लोग बहुत कम पढ़ते हैं बट कम से कम 11-12 की तो पढ़ लीजिए। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स? earthworms, millipedes, woodlice, jellyfish, sea horses। Select the correct answer using the code given below। ये था क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ ढूंढना था। तो अर्थवर्म हो सकता है कि सबको पता है, मिलीपेड्स क्या होते हैं, वुडलाइस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हमें पता नहीं है। तो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 14 डेट्रीवोर्स किसे कहते हैं, किस प्रोसेस में ये डेट्रीवोर्स काम करते हैं, अर्थवर्म क्या क्या था और साथ साथ में क्या क्या हो सकता है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, लीचिंग क्या होती है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस क्या होते हैं, ह्यूमिफिकेशन क्या होती है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। एंड स्पेसिफिकली ये जो पार्ट था इसमें 2022 के मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और इसमें प्रॉपर प्रोसेस पूछा गया था। ये फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, एवरीथिंग वाज आस्क्ड। तो एनवायरनमेंट की जो चैप्टर है वो आपको थोड़ा और पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। In which of the following biogeochemical cycles the weathering of rocks is the main source of release nutrients to enter the cycling? तो मतलब क्या है, इसमें से कौन से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो पत्थर होते हैं उसके टूटने की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइकिल में एंटर होते हैं? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल इसमें मेंशन्ड है when rocks are weathered minute amounts of these phosphates dissolved in soil solution। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन से टाइप के साइकिल में न्यूट्रिएंट्स रॉक से आते हैं? कहाँ से आता है? फॉस्फोरस साइकिल। स्टिल एनसीईआरटी इज मेंशन्ड। ये भी चैप्टर 14 क्लास 12 एनसीईआरटी। तो सोर्सेस कहाँ पे है? सोर्सेस एनसीईआरटी है। जैसे सोर्सेस हिस्ट्री के सोर्सेस एनसीईआरटी होते हैं, जैसे जियोग्राफी के सोर्सेस एनसीईआरटी है, वैसे ही बिल्कुल इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भी मेन सोर्स हमेशा एनसीईआरटी ही है। ओके Which of the following are the reasons and factors to exposure to benzene pollution? अब यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ और कौन कौन से सोर्सेस है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीथीन। तो इनमें से कौन कौन से कंडीशन में बेंजीन एक्सपोजर हो सकता है? क्वेश्चन था 2020 का। 2020 में
2018 के टाइम के न्यूज़पेपर से पूछा गया था। बेंजीन लेवल स्पाइक इन पार्ट्स ऑफ कैपिटल्स, CPCB डेटा कहाँ से था? इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स के लिए नॉर्मली हमें क्या क्या देखना होता है? एक इंडियन एक्सप्रेस है, एक द हिंदू है, एंड तीसरा एक बहुत अच्छा सोर्स होता है डाउन टू अर्थ। ये 3 करंट अफेयर्स का मेन सोर्स है। ओके, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है? स्पेसिफिकली 2018-19 के टाइम पे बहुत ही क्लियरली मेंशन था, 2020 के क्वेश्चन में पूछे गए थे। ओके, according to India's national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? Cassava, damaged wheat grains, groundnut seeds, horse gram, rotten potatoes, sugar beet। इनमें से कौन कौन सा हो सकता है? कैसे पता चलेगा? आर दिस रैंडम और न्यूज़पेपर में आया था? कहाँ से था? इसका सोर्स है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। PIB की जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन रहता है बायो इथेनॉल कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर केन, शुगर बीट, स्वीट सॉर्गम, कैसावा, कॉर्न, रॉटन पोटैटोज, वुड वेस्ट, बैगेसी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज और अदर रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट। बायोडीजल के लिए वेजिटेबल ऑयल, एसिड ऑयल, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, बायो ऑयल। एडवांस बायोफ्यूल में बायो CNG, बायोमिथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, इसके पहले इथेनॉल, ड्रॉप इन फ्यूल्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड डिटेल्स। ये कहाँ पे था? PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो भी आर्टिकल्स होती है, इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है UPSC के लिए। कब आया था? ये प्रोबेबली 2021 या 22 की क्वेश्चन है और उसी टाइम में PIB में मेंशन था। इंडिया की जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 में बनाया गया था एंड उसके बाद ये अमेंड किया गया था और इसी अमेंडमेंट के साथ साथ PIB में भी आर्टिकल आया था एंड क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC में। ओके, तो करंट अफेयर्स का थर्ड और एक सोर्स बन गया इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू न्यूज़पेपर था, डाउन टू अर्थ मैगजीन था, इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे करंट अफेयर्स में अगर कोई चीज़ मेंशन्ड है तो आपको याद रखना पड़ेगा। With reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? It is spread over 2 districts. There is no human habitation inside the park. It is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. Select the correct answer using the code given below. तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स में था। यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीसीज है जिसकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत सारा काम चल रहा है। तो इसके ऊपर आर्टिकल आया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स फाइट फॉर सर्वाइवल, द हिंदू का आर्टिकल था एंड 2019 में पूछे गए थे, 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020-2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर एक चीज़ में आप देख सकते हैं कि आपको आइदर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है और NCERT से क्वेश्चन आ रहा है। और इवन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ये सर्वाइवल स्टोरी पूछा नहीं था, उसके पीछे बिल्कुल स्टैटिक चीज़ पूछा गया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके बारे में पूछा गया है, ह्यूमन हैबिटेशन है कि नहीं। 2 डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, बाड़मेर और जैसलमेर में, एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नेचुरल हैबिटेट है। क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, और कौन सी सोर्स हो सकता है? Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम एंड सुंदरबन। तो इसमें आपको एक चीज़ सबसे पहले जानना है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया किसे कहते हैं।
इसके बाद ही आप टाइगर रिजर्व के बारे में आंसर कर पाएंगे। तो ये बेसिक, ये स्टैटिक पार्ट था। इसमें बताया गया था कि टाइगर रिजर्व की जो एरिया है उसमें एक बफर जोन्स रहते हैं जहाँ पे ह्यूमन आते जाते रहते हैं, छोटा मोटा टूरिज्म की केसेस होती है, लोग रहते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ रहती है, तो एक बफर जोन रहता है। दूसरा ये है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जिसे नेशनल पार्क अगर होता तो उसे कोर जोन कहा जाता। टाइगर रिजर्व है तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट उसका नाम है, क्योंकि इसी जगह पे टाइगर्स मिलते हैं, इसी जगह पे लोगों की जो घूमना फिरना ट्रैवलिंग टूरिज्म है कम्प्लीटली बंद है। रिसर्च फैसिलिटीज़ बाहर रह सकते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर NTCA की परमिशन के साथ अंदर जा सकते हैं। ये होती है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की एरिया। अब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है? कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम एंड सुंदरबन। क्वेश्चन कहाँ से था? WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जहाँ पे इंडिया में कितने नेशनल पार्क है, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कितना टाइगर रिजर्व है, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन कौन से स्टेट में, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। वहाँ पे इस लिस्ट में एरिया ऑफ द कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में दिया गया था। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 2595 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़े क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आते हैं। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? 2021 की क्वेश्चन था। वो लगेगा कि बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन पूछा गया, बट नो, ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे डेटा मेंशन्ड था और इसमें हमेशा अपडेटेड डेटा रहता है। चाहे कोई रामसर साइट ऐड हो, चाहे कोई नेशनल पार्क ऐड हुई है, चाहे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड हुई है, बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुई है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज है, तो नेशनल कंडीशन हो, इंटरनेशनल कंडीशन हो, हर एक चीज़ मेंशन्ड है इस वेबसाइट पे। तो याद रखना WII की वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, तो इसे आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें पढ़ना है। With reference to palm oil, consider the following statement. Palm oil trees is native to Southeast Asia. Palm oil is a raw material for some industries like producing lipsticks and perfumes. तो yes, हमारी जो मेकअप इंडस्ट्री है इसमें यूज़ होती है। Palm oil can be used to produce biodiesel. Which of the following statements, which of these statements are correct? पाम ऑयल के बारे में क्या रैंडम क्वेश्चन था? नो। इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ पाम ऑयल, इसके ऊपर मालयसिया के साथ ट्रेड डायनामिक्स कैसे चेंज हुई है? 2020 की क्वेश्चन था, जनवरी में पूछा गया था, 2020 में ही UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ से है ये? करंट अफेयर्स। कहाँ पे आर्टिकल था? द हिंदू की आर्टिकल था। तो करंट अफेयर्स के सोर्सेस अभी तक क्या क्या देखा? हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर है, डाउन टू अर्थ की मैगजीन है, PIB की जो आर्टिकल है वो है, एंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ओके, इंडिया डजंट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट था? तो अब आप एप्पल इंपोर्ट की बात हो रही है, तो क्या ये रैंडम क्वेश्चन था? नो। 2023 में आर्टिकल आया था कहीं सारा, कश्मीर वैलीज ग्रोअर्स आर एंक्शियस एज इम्पोर्ट ड्यूटी इज रिलैक्स्ड ऑन अमेरिकन एप्पल्स। तो अमेरिकन एप्पल्स के ऊपर ऐसे 3-4 आर्टिकल्स आया था द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डाउन टू अर्थ में भी आर्टिकल्स था। तो 2024 में
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। कहाँ से था? क्योंकि ये आर्टिकल में मेंशन था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो आपको देखना क्या क्या है, करंट अफेयर्स तो देखना ही है, एनसीईआरटी की स्टैटिक देखना है, पीआईबी की आर्टिकल देखना है एंड गवर्नमेंट वेबसाइट देखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, wood mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हो सकता है? फीडस्टॉक मीन्स रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे? एयरबस, CSIR, IIP to collaborate on sustainable aviation fuel innovated in India. Innovation in India under Make in India project. तो ये मेक इन इंडिया के ऊपर बायोगैसोलिन या फिर जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसके ऊपर इनोवेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चल रहा था। क्वेश्चन आया है, पूछा गया है क्यों? 2024 की क्वेश्चन था, 2024 की जनवरी में ही ये न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था। ओके, तो सोर्सेस हमने अभी तक देख लिया, विथ एग्जांपल्स मैंने बताया कि क्या क्या सोर्सेस है। तो एक बार इन डिटेल देख लेते हैं। तो आपके रीडिंग एंड राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, सबसे पहला सोर्स हमेशा एनसीईआरटी रहेगा। ओके, तो एनसीईआरटी क्लास क्लास 11, क्लास 12 के जो चैप्टर्स मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है वो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें आपको ये दोनों चैप्टर्स, ये दोनों क्लास के एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीआईबी आर्टिकल्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स। पीआईबी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इकोलॉजी एनवायरनमेंट नहीं, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके बात होगी तब भी मैं दिखाऊंगी कि पीआईबी के आर्टिकल से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, दिस इज़ फॉर करेंट अफेयर्स, जिसमें है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ। ओके, एंड इसमें और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कुछ पूछे जाते हैं स्पीसीज़ के बारे में। तो वो स्पीसीज़ कहाँ से पता चलेगा? स्पीसीज़ आइदर वो न्यूज़ पे होगा किसी भी तरीके से, और ये एक बेसिक जनरल नॉलेज है। तो वो बेसिक जनरल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है। आप ऐसे ही न्यूज़ देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप डिस्कवरी की किसी डॉक्यूमेंट्री देखिए, जब मन ना हो रहा है पढ़ने का, तो फेसबुक स्क्रॉल करने से अच्छा है, इंस्टाग्राम में रील्स देखने से अच्छा है आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। हो सकता है वो नेशनल जियोग्राफी का डॉक्यूमेंट्री है, डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ेगा। डिस्कवरी की हो सकता है, बीबीसी की हो सकता है, नेशनल जियोग्राफी की हो सकता है। तो ये बेसिक आपको जनरल नॉलेज बढ़ाने में बहुत काम आएगा। एंड ये जनरल नॉलेज, ट्रस्ट मी, जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं उसमें अगर आपको टॉपिक याद नहीं है, अगर आपको नॉलेज याद नहीं है, बट स्टिल किसी ना किसी तरीके से आपका जो आपने पहले देखा हुआ है वो याद हमेशा रहता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर इस तरीके से और वीडियोस आपको चाहिए तो इसे भी कमेंट में बताइए। अगर आपको यूज़फुल लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू विद्यार्थी IAS।